हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं सारा आकाश। सारा आकाश में चैप्टर भाग जो 3 था, शादी आई हो गई है और दुल्हन भी आके चली गई है, सुहागरात भी नहीं हुई है, तो ये सब आपने पढ़ा था। अब हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं और चौथे भाग में गद्यांश अभी जो है पैराग्राफ रह गए हैं, तो चलिए उन्हीं को हम पढ़ाते हैं। तो पेज नंबर है 24। सभी बच्चे बुक निकाल लें। शादी के बाद अब जाने क्यों लगता जैसे घर की वास्तविक हालत मुझे जानबूझकर दिखाई जाने लगी है। लगता ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई है, वह तो शायद कोई और था। अब तो बहू की बात भी घर में कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे घर की सदस्य थी। लोग उसकी बातें नहीं करते हैं। लगता है जैसे मेरी अनिच्छा को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। किसी एक बाहरी आदमी को घर का आदमी माना जानने लगा है। इसे सब भूल गए हैं। हाँ, एकाध बार भाभी ने प्रसन्न मन स्थिति में हंसकर कहा था, ठीक है लाला जी, सब ढंग पर आ जाएंगी। औरत को जब तक दबा नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती, और जहाँ पहले से ही गुमान बढ़े हों वहाँ तो फिर कहना ही क्या। देखिए, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। खुद एक औरत हैं और बहू बनकर आई हैं। जब उन पर ऐसा हो रहा होगा तो उन्हें कुछ नहीं याद आ रहा, और आज जब दूसरी लड़की ब्याह करके आई है तो जिठानी वाला हक जना रही हैं, कान भर रही हैं। औरत लकड़ी का बंदर है। औरत तो लकड़ी का बंदर है, हमारे बाबा कहा करते थे। इतना भी मुंह ना लगाएं कि आदमी को आगा पीछा कुछ दिखाई ना दे। चाहे जितनी पढ़ लो, चाहे जितनी स्वर्ग की परी बन लो, स्वर्ग की परी बन जाओ, काम तो वही करना पड़ेगा। चौका चूल्हा है ना, चाहे जितना पढ़ लिख जाओ, आदमी को काम प्यारा होता है, चाम नहीं। अब इसमें क्या फ़ायदा कि किताबें तो तुमने लाखों पढ़ ली, आने के नाम खाक धूल कुछ नहीं। उनके पति से ही उनकी शिकायत मतलब कान भर रहे हैं कि हाँ इतनी पढ़ी हैं और काम नहीं आता है, घर में सब लोग उनको पसंद नहीं करते, ऐसी किताबों से क्या मतलब है ना। हमें तो लाला जी तुम भरा भर नींद में उठा दो, बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल देंगे। अब अपनी तारीफ अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनना। नाक कटा दे जो जरा भी कम ज़्यादा हो जाए। उनसे नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए मतलब कह रहे हैं कि हम चाहे जितनी गहरी नींद में सो रहे हो, आप हमको आकर के जगा दोगे, फिर भी हम सब्जी में तड़का मसाला जो भी लगाएंगे परफेक्ट लगाएंगे। फिर अपने घर की बात बताने लगती, हमारे बड़े भैया की बहू भी ऐसी ही आई थी, किसी को अपने सामने बदती ही नहीं थी। सो भैया को अब यह सब कहाँ बर्दाश्त। 2 दिन में सारा नजला झाड़ दिया। वो तो किसी किसी की आदत ही होवे है लाला जी, बिना पिटे कुटे ठीक रास्ते पर नहीं चल सके। देखिए, आपके साथ भी ऐसा भगवान ना करे हो कि आपका फायदा अगला आदमी उठा ले और पति पत्नी के बीच प्यार संबंध स्थापित होने से पहले ही दूरियां पैदा कर दे। सचेत रहिएगा, परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य होता है जो पति पत्नी के प्यार को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखता है। अब भाभी बिल्कुल ठीक हैं। भैया की भौं पर बल देखा नहीं कि पत्ते की तरह यूं कांपे जावें, और उन्होंने पंजा कपा कर पत्ते के कांपने का रूप रखा। जाने क्यों मेरा मन बड़ा भारी भारी और रोगी सा रहने लगा है। जब देखो तब या रुपये पैसों की तंगी का बखान, हमेशा यही संकेत है कि हमारी मदद करो। मैं तो इन लोगों के सामने पढ़ते डरता हूँ। एक दिन पूछा था, आप चाहते हैं मैं एक FA का इम्तहान, FA हो चाहिए है ना, इम्तहान दूँ या नहीं? तो झट भैया बोले, पढ़ने को कौन मना करता है। मैंने कहना चाहा तो फिर
या दिन रात की जिक जिक बंद कीजिए। पढ़ने का एहसान भी है और पढ़ने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि घर का काम करना है, काम तो करना ही पड़ेगा और आर्थिक स्थिति दूर करने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। कभी कभी तो मन में बड़ी प्रबल तड़प जागती है कि इन सबको भूल भाल कर पढ़ने में रात दिन एक कर दूं। जो इसकी इच्छा हो सो बकने दो। अपने भीतर एक और अजब बात अनुभव हो रही है। पहले जैसे एक अल्हड़ निश्चिंतता से मन ओतप्रोत रहता था। उज्जवल और उन्नत भविष्य के सपने मन प्राण में झिलमिलाया करते थे, वे सब बुझते चले जा रहे हैं। जो कुछ मैं करूँगा वह सामने दिखने लगा। एक अद्भुत वितृष्णा और विरक्ति भरी निगाह की तरह जमी है और उस पर ये सारी बातें घन की तरह बज उठती हैं। एक खखोली खनखनाहट और सुनी धमक से मेरा अंतलोक बिच्छुत और सत्रस्त हो उठता है। घर में रहने को मन नहीं करता। दोनों वक्त खाना और सोना मजबूरी है। चुप मैं अब पहले भी रहता था और अब भी रहता हूँ, लेकिन पहले की चुप्पी आत्मतृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और यह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह भीतर ही भीतर अपने को रेती जा रही है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। डेमोक्लिस की लटकती तलवार की तरह बोर्ड के इम्तिहान अपनी निश्चित क्रूर मंत्र गति से झुके चले आ रहे हैं। कभी जब उसका ध्यान आता है तो छुरे के नीचे पेड़ बकरे की तरह सारा अस्तित्व कांप उठता है। कॉलेज में पीरियड हो या ना हो, 10 से 4 बजे का समय मैं इधर उधर भटक कर ही काट देता हूँ। कभी हॉस्टल में किसी के यहाँ जा बैठे या किसी के घर चले गए। समझ नहीं आता मेरे भीतर क्या था जो खो गया। मैं एक और बात को भी समझने लगा हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल बेकार का एक ऐसा आदमी मानने लगे जिसे कोई काम धाम नहीं, दिन भर बस मन भर का मुंह बनाए घूमता रहता हो। उनकी आंखों में तैरती अवज्ञा और अनादर मन के भीतर की कोमलता पर तेजाब की लकीरें खींच जाते हैं, और जब इससे सहा नहीं जाता तो बाहर पार्क में जा बैठता हूँ। 3-3, 4-4 घंटे पड़ा रहता हूँ। उठने को जी ही नहीं करता। पड़ा जाने क्या क्या सोचा करता हूँ। या तो वे बातें अधिक हैं कि मुझे याद नहीं है, या कुछ भी नहीं सोचता। अचानक जब इस बात का ध्यान आता है कि निरुद्देश्य पड़े बहुत वक्त हो गया, तो पाँव घसीटता घर आ जाता हूँ। घर में कौन आया कौन गया, क्या हुआ, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। लाख अपने झुंझुलाता हूँ, पहले जैसे निश्चित बनने का तड़पता हूँ, लेकिन बोझ है कि टलता ही नहीं है। व्यर्थ सारी जिंदगी मेरी बेकार गई। निरर्थक और निरुद्देश्य रहे वे दिन जो मैंने जिए, और आगे वाले दिनों के सामने भयंकर अंधकार की दीवार खड़ी हो गई है। वहाँ कोई राह भी नहीं दिखती। हर काम करने से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा इसे करके। मतलब अपने आप में प्रश्न, अपने आप में उत्तर। क्या फायदा, जैसे संसार की हर चीज निर्लज्ज और अनावश्यक हो। जिंदगी के रस भरे स्पंज को जैसे किसी क्रूर मिट्टी ने बींचकर निचोड़ दिया हो है। बस होता है जो मन और आंखों के आगे छाया रहता है और निरंतर एक बर्फीली सीलन से उन्हें निष्प्राण रखता है। अनुभव करता हूँ जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा मैं किसी चक्कर में उलझ गया हूँ, जो मेरी सारी जीवन शक्ति का अपहरण करके मुझे बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे फोक की तरह मेरे कंकाल को छोड़ जाएगा कि मैं खुद मर जाऊं। देख रहा हूं कि महसूस कर रहा हूं कि मेरी आंखों की जोत और ओठों की मुस्कुराहट चली जा रही है।
गलती जा रही है, लेकिन आखिर रुकूं कैसे? यह घर की चक-चक, या हमेशा अपने मन में एक अपराध की ग्लानि और परिताप, या धूं-धूं करता सपनों की का लच्छाग्रह अपने में ही घुटता जा रहा हूँ। क्लास, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। लोग पहले के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो कहते थे कि चिता तो जल जाती है, तुरंत मनुष्य उसमें जल जाता है, लेकिन चिंता जो है वो मनुष्य को धीरे धीरे खोखला करती है। कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ जो बिना बात हो करके जोर जोर से हंसते हैं, लापरवाह रहते हैं और कभी इसको बनाते हैं, कभी उससे मजाक करते हैं। मुझे लगता है इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता। ये चलती हुई लड़कियों पर आवाज़ें कसना, इशारे करना, उनके तांगों के पीछे चक्कर काटना, या धर्मशालाओं में जाकर ठहरी हुई सहायता मांगने आने वाली शरणार्थियों औरतों के साथ के अपने झूठे सच्चे किस्से बखान, अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करना, या क्रिकेट के खिलाड़ियों की बहस करना, मुझे सब एकदम नकली और झूठे लगते हैं, क्योंकि अब जिंदगी में कोई रंग नहीं है। पत्नी चली गई, सौगात भी नहीं हुई, उसी के बारे में सोचते रहे और अभी भी सोच रहे हैं। ऐसे में ये होता ना कि एक जीवन साथी आया और चला गया, जिससे हम दुख सुख शेयर करते हैं और उससे भी नहीं कहें कुछ। यही क्यों, जहाँ कुछ प्रबुद्ध लड़के राजनीति पर बहस करते हैं, कम्युनिज्म से भारतीय संस्कृति के संभावित खतरों की बातें करते हैं, वहाँ जाने को भी मन नहीं करता। लगता है कि ये सब लोग ऐसी बातें करते हैं जिनकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इन सब पर मुझे झुंझलाहट आती है कि ये लोग चुप क्यों नहीं बैठते, क्यों दिन रात बड़ करते रहते हैं, क्यों बेवकूफ़ों की तरह उछलते कूदते रहते हैं, क्यों क्या फ़ायदा इन बातों से? भाई मधुबाला संसार की सबसे सुंदर एक्टर सही, और अशोक कुमार बुढ़ा होकर भी कमाल करता है, फिर तुम्हें उन सबसे क्या लेना देना? माना कि असली खेल की अपेक्षा उसकी रनिंग कमेंट्री लाख दर्जे रोचक होती है, और स्टालिनी की लड़की की बड़ी बड़ी करतूतें खुल रही हैं। फिर आप आखिर क्या चाहते हैं? सब मिलकर बाहर का यह सारा जीवन निरानंद, खोखला और अनावश्यक लगता है। कभी कभी इन लोगों से बड़ा रश्क होता है। क्यों नहीं मैं भी इनकी सबकी तरह जी खोलकर बोल सकता? क्यों नहीं उछल कर रास्ते में पड़े सिगरेट के डिब्बे के किक लगाने को मेरा मन करता, मगर मैं करूं क्या? मन ही मर गया है। कॉलेज के लड़कों से दिन रात मनहूस सुनते लगता है जैसे मैं 20 साल और बूढ़ा हो गया हूँ। एक गहरी निराशा, सूक्ष्म किंतु व्यापक थकान मेरी रंग रंग में बैठ गई है। तो क्लास, आज के लिए बस ये चौथा भाग राजेंद्र यादव का लिखा हुआ बहुत अच्छा जीवन के बारे में है। तो सभी बच्चे जो हैं सीख लें कि जीवन में ऐसे भी क्लास बस थोड़ा ही बचा, चलिए इसको समाप्ति कर देते हैं, है ना। तो चौथा भाग पूरा समाप्ति हो जाएगा। बादलों के पार लहराता यह भगवा ध्वज मुझसे दिन रात दूर होता चला जा रहा है। लगता है सिनेमा देखे बरसों हो गए। विवाह के दिनों में एकाग्र देखा था, जाने कैसे मन में यह बात समा गई कि विवाह के बाद अम्मा बाबूजी से पैसे मांगने का अधिकार छिन गया है। निराश और हताश में अकेला पड़ गया हूँ। कभी कभी गीता पढ़ता हूँ तो क्षणिक शांति मिलती है। मंदिर के एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता है। बस उसी समय लगता है जब मैं सब कुछ भूलकर आया हूँ। दुश्चिंताओं और परेशानियों से फटती नसों को यहाँ का सुगंधित अगरू धूम सहलाकर सुला देती है। सही कहते हैं, कहीं अगर आप परेशान हो और किसी मंदिर में जा कर के बैठ जाओ तो ऐसा जिंदगी का सुकून मिलता है, बस मन ही नहीं करता है कि हम घर वापस जाएं, अपनी ज़िंदगी में वापस जाएं। मन करता है बस
यहीं पर होके रह जाएं। परेशानियों से फटती नसों को यहाँ का सुगंधित अच्छा हाँ देता है। हाँ, लौटते समय लगता है जैसे फिर उसी काय वाली दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ मनुष्य कोल्हू में पेला जा रहा है। कोल्हू में पेला जाना मतलब एक मशीन होता था पहले, अब तो तेल निकालने वाली चक्की आ गई है, कोल्हू आ गया है। पहले क्या होता था कि जो सरसों था, जो राई था, एक बड़ा सा बांस डाल करके उसमें बैल के सहारे एक लोग घूमते थे बैल के पीछे पीछे, और वो चलता रहता, तेल निकलता रहता था। लेकिन एक घटना के बाद अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया है। कमीज पैजामा पहने एक निहायत ही कमजोर मरा भिनकता सा पंजाबी शरणार्थी मंदिर में घुस आया था और प्रसाद मांग रहा था। पुजारी जी ने बाहर बरगद के नीचे जलती धुनी की लकड़ी से उसे कुत्ते की तरह जैसे मार मार कर भगाया। उस दृश्य से मेरे मन में कुछ फट गया। बोला, मैं कुछ नहीं, सिर्फ देखता रहा, जैसे 6 मंजिल ऊपर से नीचे का दृश्य देख रहा हूँ। लेकिन मंदिर में वह मेरा अंतिम दिन था जब पुजारी जी ने उसको भगाया, प्रसाद भी नहीं दिया, कुत्ते की तरह भगाया पुजारी जी ने। हर क्षण ऐसा लगता रहा जैसे रहता है हर क्षण ऐसा लगता रहता है जैसे सबने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया कि इसे अकेला छोड़ दो, सीधे मुझसे कुछ न कहना, मेरी प्रति अपमानजनक उदासीनता देखना या ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना मुझे दिन रात खाए जाता है। जैसे हर आदमी मुझसे उबा हुआ है, हर एक को मुझसे घृणा, सबके चेहरों पर मेरे लिए एक तीखा तिरस्कार। मुझे इससे डर लगता है। घर की ओर आते हुए एक विचित्र आतंक से मन धड़कता रहता है। मेरे विवाह ने आपकी आशाओं को पूरा नहीं किया, यह भी क्या मेरा ही अपराध है? क्योंकि वो लालची थे, वो दहेज चाहते थे। कभी कभी मन में बड़ी लालक उठती है। अम्मा मुझे बुलाकर कुछ पूछती क्यों नहीं? भाई साहब की मेरी ओर देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बाबूजी के प्रति मेरा भय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। मैं प्रभा के बारे में जरा भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन घर में उसकी बुराई की कथा का कोई न कोई अंश आए दिन कान में पड़ता रहता तो मन में हल्का विरोध उठता है। क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं है? मैंने कहा था कि मेरे पाँव में यह चक्की बांध दो। जैन ने कैसी घमंडी लड़की मेरे माथे मढ़ दी है लाकर, और सारा दोष मुझे ही मिल रहा है। अक्सर ही मैंने उसके चित्र को मन में दोहराया और पाया है कि निश्चय ही उसे सारे व्यवहार की जड़ में उसका अहंकार है। लेकिन जब भी तटस्थ होकर सोचता हूँ तो खुद ही पछताता हूँ। यह हो कैसे सकता कि मेरी पत्नी 4 दिन मेरे घर रही और मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए, आई ना वही बात जो मैं पहले कह रही थी। और जब यह सब सहा नहीं जाता तो इच्छा होती है कहीं एकांत में बैठकर इतना रोऊं कि बेहोश हो जाऊं, और वह बेहोशी कभी न टूटे। फिर भी मन में यह कमजोरी की मैं कामना करता हूँ रोते समय तकिए का गद्दा लिहा होठों से न रगड़ जाए, माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंभे से न टिका हो और गालों पर लान की सूखी घास ना चुभती रहे। नहीं जानता उनकी जगह क्या है तो मुझे शांति मिले। तो क्लास इसमें हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जो उपन्यास लिखा गया है उसमें जो है जीवन के रहस्य के बारे में लिखा गया, अपनी जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो जीवन में अभी ऐसा ही पल आपको भी देखने को मिलेगा। जब आप अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हो तो परिवार भी आपके ससुराल वालों को और आपकी पत्नी को तिरस्कारित करता रहता है। और उसी पत्नी का अगर कोई भी साथ दे या ना दे, उसका पति अगर उसके साथ खड़ा है तो वो दुनिया की हर एक मुसीबत से लड़ करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो जीवन में ऐसे पल आएंगे और आपको उदास नहीं होना है, रिश्ते में करवाहट नहीं लानी है,
और अगर ऐसा कुछ होता है तो पति पत्नी दोनों बैठ कर के आपस में बात करें, और जो आपका व्यवहार है एक दूसरे से बातचीत करने से पता चलता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। तो चौथा भाग आपका समाप्त हो गया है, क्या कहते हैं, सारा आकाश का। अब हम पांचवा भाग आपको पढ़ाएंगे।